बारे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लहरी लैमिनेट्स एंड एल्को फूड्स, और उनके बेटे और प्रेसिडेंट एल्को फूड्स आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? शुरू से ही बिजनेसमैन बनने की ही इच्छा थी, या घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, या फिर आप बिजनेस फैमिली से ही बिलोंग करते हैं? बिजनेस फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी टिम्बर का काफ़ी बड़ा काम था रांची बिहार में, जो अब झारखंड में आ गया जी। तो चूँकि बिजनेस फैमिली के हैं तो शुरू से हमारे दादाजी का भी राजस्थान में बिजनेस का ही काम था। जी। तो नेचुरली वो फैमिली के हिसाब से एक नेचर बन जाता है बिजनेस का। कि शुरू से ही बिजनेस माइंडेड थे कि हाँ, मतलब तय था कि बिजनेस में ही आगे जाना है, अपना करियर उसी में सेट करना है। तो आपका पुश्तैनी बिजनेस जो है वो क्या था? पुश्तैनी बिजनेस हमारा टिम्बर का काम था जी। ये शुरू में फॉरेस्ट के ऑक्शन होते थे और फॉरेस्ट लेकर हमारे पिताजी उसको कटिंग करवाते थे। टिम्बर में लाके कटिंग उसकी सोइंग करके फिर सेल आउट करते थे, जैसे दरवाजे खिड़की के चौखट और ये सब। फिर वो धीरे बाद में 72 के आसपास वो नेशनलाइज हो गया। जी। तो गवर्नमेंट खुद उसकी कटिंग करती थी टिम्बर की, फॉरेस्ट में जी। पेड़ों की, और उसको ऑक्शन करके हम सेल आउट करते थे। जैसा कि आपने कहा कि आप मूल जो निवास स्थान है आपका राजस्थान, तो राजस्थान से रांची का सफर कैसे, वहाँ कैसे जाना हुआ? राजस्थान में हमारे दादाजी परदादाजी हो गए थे। जी। फिर हमारे पिताजी वहाँ से बिजनेस करने के लिए ही, वहाँ पर हमारा ट्रेडिंग का काम था राजस्थान में, अनाज का, गले का भी था, कपड़े का भी था। जी। वहाँ से फिर वो काम बढ़ाने के लिए और नया करने के लिए जी। वो फिर रांची आए थे। रांची में टिम्बर का काम उन्होंने शुरू किया, शॉमिल वगैरह लगाए थे। फिर वहाँ से हमारा मेरे खुद का एजुकेशन 85 में कंप्लीट हुआ। बीकॉम हमने रांची से ही किया, मेरा जन्म भी रांची में हुआ। जी। फिर वो हम 85 में रायपुर आए थे। रायपुर में हमने प्लाईवुड की इंडस्ट्री डाली थी। जी। तो वो ये कब की बात है जब प्लाईवुड की इंडस्ट्री आपने डाली? 85 की, यानी आपने जस्ट अपना एजुकेशन खत्म ही किया और उसके बाद तुरंत आप बिजनेस लाइन में आ गए? जी। और 85 से फिर 2 साल में फैक्ट्री चालू हुई। फिर प्लाईवुड के साथ में हमने विनियरिंग का प्लांट भी डाला, जो लकड़ी हम इंपोर्ट करते थे, बड़े बड़े लॉक्स जो मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका से इंपोर्ट करते थे। विशाखापट्टनम पोर्ट में लाके उसको हम लोग रेक के द्वारा रायपुर लाते थे, और उसके बाद उसको करते थे, और उसकी विनियरिंग होती थी। विनियरिंग, उस विनियर से प्लाईवुड बनता है। जी। तो वो दोनों यूनिट को हमने कंबाइन किया। फिर 94 में हमने ये सनमाइका की यूनिट डाली, जिसका एक्चुअल नाम HPL है, हाई प्रेशर डेकोरेटिव लेमिनेट। जी। जिसे एक रनिंग भाषा में लोग सनमाइका या फॉर्माइका बोलते हैं, जी। ओरिजिनल नेम इज डेकोरेटिव लेमिनेट। तो ये जो लहरी लैमिनेट्स है, ये 94 में इसकी स्थापना हुई? जी हाँ, 94 में हमने इसको फरवरी में चालू किया था, इसके भूमि पूजन किया था, अक्टूबर में हमने इसके नाम के पीछे क्या कहानी है? मतलब लहरी नाम दिमाग में कहाँ से आया? कैची था या फिर कुछ और? लहरी एक्चुअली एक संत है जो बालाघाट के पास रहते थे। जी। उनकी बहुत कृपा थी हमारे ऊपर, आशीर्वाद था, तो हमने फिर लहरी के नाम से उसको चालू कर लिया। और उसके बाद फिर जैसे लहरी लैमिनेट्स हुआ, अच्छा उस वक्त ग्लोबलाइजेशन का दौर था 94 में, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, या क्या आपको लगा कि पहले जैसे बिजनेस हुआ करते थे जैसे कि आपके दादाजी वगैरह करते थे, और उसके बाद जब आपने स्टार्ट किया तो 94 में ही दुनिया के लिए खुल गया मार्केट, पूरी दुनिया में आप सामान को या अपने किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, और कई विदेशी कंपनियां भी आने लगी भारत में। तो पहले के बिजनेस में और उसके बाद क्या परिवर्तन था उस वक्त? बिजनेस का तरीका बदल गया। बिजनेस तो वैसे ही है, इंटरनेशनल लेवल में माल कहीं का कहीं भी चला जाता है, आ जाता है। पहले भी होता था, पहले थोड़ा मैनुअल होता था, जैसे टेलीफोन है, पहले सुबह कॉल लगाते रहते थे, फिर कभी बात हो जाती थी तो सारी बातें एक बार में कर लेते थे। फिर अब इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीफोन आए 94 के आसपास ही, तो 1 सेकंड में कॉल कनेक्ट हो जाता था, तो वो एक ईजी हो गया। अच्छा, वो ऐसा दौर था कि ये भी लगता था कि अगर कंप्यूटर से काम होने लगेगा तो हम कहीं बेरोजगार ना हो। वैसा नहीं था, उसको समझ ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, उसमें काम करना मुश्किल था। जैसे कोई 80
के आसपास में कैलकुलेटर आया था, जी। तो सब ये बोल रहे थे लोग गणित भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, आज उसके बिना काम ही नहीं चलता। उसी तरह जब कंप्यूटर आया था तो कोई हमारे वर्किंग टीम में कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने उसको एक दूसरा तरीका निकाला कि अकाउंटिंग कंप्यूटर से भी हो रहा, मैनुअल भी करो, दोनों ही तरीके से कीजिए। पैरेलल चलना। 3 महीने 6 महीने बाद तो ये हो गया कि लोग हाथ से करना ही छोड़ दिए, सब कंप्यूटर में आ गए। जब टेक्नोलॉजी आने से इजी हो गया तो उसको फिर उसमें समय भी ज्यादा बर्बाद होता था और टाइम भी लगता, समझने की जरूरत है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। यानी कि जो भी नई चीजें आती जा रही हैं उनको पुरानी चीजों के साथ साथ नई चीजों के एक्सेप्टेंस की ज्यादा जरूरत है। एक्सेप्टेंस और उसको तालमेल करना ऐसा जरूरी होता है कि हम अपने वर्किंग में उसको कितना हम यूज कर सकते हैं और कहाँ तक हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। ऐसा नहीं कि खाली तकनीकी में ही चले गए तो हमारा बेस ही खराब हो जाए, वो भी नहीं है। तो उसका एक तालमेल बैठाना पड़ता है कि हम मैक्सिमम उसको यूज करें जिससे हमारी वर्किंग ईजी हो जाए। तो हम लोग ये सोच के उसको एडॉप्ट भी करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी अपने साथ मिला करते हैं। आदित्य जी, आप तो अभी के जनरेशन के हैं, तो आपकी एजुकेशन कैसे हुई और अपने फादर के बिजनेस में आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं अभी और आगे की क्या प्लानिंग है? मेरा एजुकेशन तो अगर आप 12वीं क्लास कक्षा से पहले अगर आप बात करें तो मेरा एजुकेशन इंडिया का ही है। तो मैंने अपना पूरा नर्सरी से लेके 6ठी क्लास तक मैं यहाँ पे राजकुमार कॉलेज में ही पढ़ा हुआ हूँ, तो रायपुर का ही मेरा पूरा एजुकेशन है। उसके बाद फिर 6th से मैं देहरादून चले गया बॉयज स्कूल और फिर सरला बिरला अकेडमी 12वीं तक। तो वहाँ पे मैंने ये सोचा कि सरला बिरला अकेडमी जाके कि बाहर जाना मेरे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में, रोबोटिक्स में, ये सब में बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट था। जी। तो उसी को देखते हुए मेरे को लगा कि अमेरिका में ये सब चीजों का बहुत ज्यादा जल्दी वहाँ पे मतलब सीख सकते हैं, सीखने के लिए काफी बहुत थी उस समय। तो उसी को देखते हुए मैं वहाँ पे अमेरिका में जाके मैंने अपना पूरा कॉलेज का पढ़ाई किया है। वहाँ पे भी मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अपने पिताजी के बिजनेस को ही ध्यान में रखते हुए की कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सीख के मैं उसको बिजनेस को और आगे बढ़ा आधुनिक बना सकूं, उसमें एफिशिएंसी ला सकूं। तो ये मैंने सोचा। उसके साथ ही साथ मैंने देखा कि एक दुनिया देखी फ्यूचर में कि प्रोग्रामिंग कैसे हो सकता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। आज कंप्यूटर तो हर जगह है, मगर उसमें प्रोग्राम कैसे बनाया जा सकता है। तो फिर मैंने उसमें कंप्यूटर साइंस, इसका बहुत बड़ा मार्केट आज की डेट में जनरेट है। तो मैंने साथ में उसका तालमेल बैठा के मैंने ये दोनों की पढ़ाई की और साथ ही साथ बिजनेस का भी पूरा मैंने माइनर्स के तहत मैंने पूरा ज्ञान लिया। तो ये मेरे को एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिल पाया है मेरे पिताजी की वजह से, क्योंकि इनमें इतना दम था कि मेरे को अमेरिका तक इन्होंने पहुंचाया। क्योंकि मैं इनका अकेला ही लड़का हूँ, तो बहुत बड़ा दिल चाहिए। टेक्नोलॉजी आ रही है। और अभी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट हो गया है ग्लोबली। तो उस मार्केट को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, लोग ऑनलाइन पे आ रहे हैं। खासतौर पे ये 2 साल जो कोरोना रहा, कोरोना ने वो चीजें जो हैं सिखा दी बिल्कुल, जब घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। ऑनलाइन प्रेजेंस तो एक बहुत ही ज्यादा मतलब अनिवार्य चीज है आज के जनरेशन में। और ये मेरी सोच है कि वो जो नया जो जनरेशनल चेंज हुआ है हम लोग के भारत में आज की डेट में, उससे कैचअप या फिर उससे आगे बढ़ के रहने में ही सफलता है। तो एल्को फूड्स को मॉडर्नाइज करने में मेरा योगदान है आज की डेट में। अगर आप देखेंगे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, कोई भी पोर्टल आप उठा के देख लीजिए, उसमें आप एल्को स्पाइसेस अगर सर्च करते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं एल्को से रिलेटेड, तो हम लोग सबसे पहले आ जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास खुद ही एक पूरा डिपार्टमेंट है जो हम लोग का ऑनलाइन पूरा बिजनेस देख रहा है, बिजनेस मैनेज कर रहा है। प्रदीप जी, आप कौन कौन से, आपकी कंपनी जो है कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाते हैं, और आपकी जो सिस्टर कंसर्न कंपनी है उनके बारे में भी कुछ बताइए। अभी एक प्रेजेंट हम लोग लेमिनेट्स की यूनिट है सनमाइका की, जो मैंने आपको पहले बताया। जी। और इसमें हम लोग काफ़ी थिकनेस बनाते हैं, 0.62, 0.8 और 1 mm, जो थोड़ी डिजाइन और डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स होते हैं। तो इसमें सनमाइका में हम लोग 1500 वैरायटी के सनमाइका कंटिन्यू बनाते हैं। और ये एक फैशन की दुनिया है कि रोज़ नई डिजाइन, नए टेक्सचर्स इसमें जो आते हैं वो रोज़ नए नए चाहिए। तो वो उसके लिए हमारे पास पूरी टीम और पूरी वर्कशॉप है हमारे पास, जिसमें कि नया डेवलप करते हैं। और उसको हम लोग हर समझ लीजिए पर
डे हम लोग नई चीज़ निकाल के मार्केट में देते हैं। तो इस कारण से हम लोग काफ़ी अच्छे लेवल में हम लोग ऑल इंडिया मार्केटिंग में मूव करते हैं और लोगों को पसंद आता है हमारा प्रोडक्ट। तो उसके अलावा आपके जैसे कि फूड का है, मसालों का है, सनमाइका है, और आपने शुरू में कहा कि प्लाईवुड का है। उसके बाद हमने पावर प्लांट डाला था जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जो राइस हस्क से हम बिजली बनाते थे। वो एशिया का पहला प्लांट था 6 मेगावाट का, और वो हमने उसको बहुत सक्सेसफुली उसका प्रोडक्शन लिया और बहुत सक्सेसफुली हमने उसको 12 साल चलाया। जी। फिर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी प्राइस नहीं मिल पाई, इस कारण से हमको बंद करके उसको सेल आउट करना था। फिर बीच में हमारे को वो उसमें थर्ड पार्टी सेल ये सब प्रोविजन था, लेकिन जब स्टेट अलग हुए तो वो सब गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज बंद कर दी। तो बिजली एक ऐसी चीज़ है, जब आपका कंजम्पशन होगा तो ही प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो कंजम्पशन। जी बिल्कुल, एक दूसरे से जुड़ी हुई, आप उसको स्टोर कर ही नहीं सकते। इस कारण से फिर हमने उसको इमीडिएट बिजली को यूज करने के लिए हमने स्टील का प्लांट डाला था, मेल्टिंग प्लांट। फिर उसी के साथ में वहाँ पर हमने रोलिंग मिल डाली, स्पॉन्ज आयरन डाला। फिर ये सब बिजली कंजम्पशन और वो सब को देखते हुए फिर हम उस लाइन में बढ़े थे। फिर 2000 के आसपास हमने 2016 के आसपास हमने उसको प्लांट को सेल आउट कर दिया था, पूरा पावर प्लांट भी बंद करके हमने सेल आउट कर दिया था। फिर हम सनमाइका में ही रहे। सनमाइका को हमने एक्सपांड कर दिया, एक्सपांसन डबल या 2.5 गुना करीब कर दिया था। फिर अतीत का एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो ये बोला कि हम लोग को कुछ नया डालना चाहिए, तो फिर हम लोग फूड प्रोडक्ट में आने का चाहिए, FMCG में आने का प्रोग्राम दिए। तो उसके लिए उसके बाद हम लोग ने उसमें स्पाइस में आए। स्पाइस में हम लोग ने 46 वेराइटी के हम लोग मसाले बनाते हैं, मिक्स मसाले और सब। और हम लोग इसके बाद नया डेवलपमेंट हमारे ग्रेवी का हुआ, जो खाने में जो ग्रेवी यूज करते हैं सब्जियों में, जो बनी बनाई ग्रेवी आजकल बनने लगी। इसमें हम लोगों ने शुरू से ही हमने क्वालिटी पर बहुत ध्यान दिया, जिसके कारण से हमारा कोई भी प्रोडक्ट किसी भी समय मार्केट में है तो वो एक अच्छी क्वालिटी में है, अच्छे लेवल में। क्योंकि जब अच्छी क्वालिटी रहती है तो लोग उस पर बरसों बरस बने रहते हैं। एग्जैक्टली। वरना एक बार लिए और उसके बाद अगली बार पसंद नहीं आया तो छोड़ दिए। लोगों को समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो समझ जाते हैं, देख लेते हैं, तो फिर उसको छोड़ते नहीं है। तो वैसे ही हम लोग एल्को फूड में भी उसी तरह से एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप किया इसमें, डिफरेंट वेराइटी, और खास करके मतलब 20-25 स्टेट को ध्यान में रखते हुए वहाँ के कास्टिज्म के हिसाब से हमने टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो मसालों का कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। हाँ, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से क्वालिटी हमारी प्योर बहुत अच्छी क्वालिटी का हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं। और प्लांट हमने लेटेस्ट बहुत आधुनिक लगाया है, जिसमें स्टेनलेस स्टील जो भी मसाले में कांटेक्ट में आता है, स्टेनलेस स्टील के कांटेक्ट में आता है, लोहे में भी कांटेक्ट में नहीं आता है। मतलब रॉ मटेरियल जब डालते हैं मशीन में, उसके बाद फिनिश को पैक्ड माल को ही आदमी हाथ से छूता है। और इसी कारण से हम लोग इस लेवल तक हैं कि हमारे अमेरिका में भी काफी कंटिन्यू जा रहा है, कभी भी वहाँ से कोई शिकायत नहीं आई, कोई शिकायत और कोई आपत्ति नहीं आई किसी भी टेस्टिंग में। फिर हमने ग्रेवी का चालू किया। ग्रेवी में भी 2 चीजें, पहले कुछ लोग स्टार्च डालते हैं जो 1-2 ग्रेवी बना रहे हैं। स्टार्च डालने से क्या होता है, जैसे चावल का, कॉर्न का, मैदा, ये सब स्टार्च डालते हैं, जबकि अच्छी ग्रेवी सिर्फ काजू से बनती है। तो हमने शुरू से ही काजू की ग्रेवी बनाई, जो एक अच्छे परिवार में खाने के लायक और अच्छी चीज, और उसका जो टेस्ट है वो एनहांस हो जाता है उससे। वो किसी भी हम लोग 3 स्टार 5 स्टार होटल में खाते हैं, उसमें काजू की ग्रेवी रहती है। अपने घर में भी जो लोग बनाते हैं जी, आजकल काजू की बनाते हैं, और तो ग्रेवी बनाने में लोगों को आधा घंटा 1 घंटा लगता है। हमने ऐसी रेडीमेड ग्रेवी, ड्राई ग्रेवी डेवलप करके दी है, जो सिर्फ पानी में घोल के 2 मिनट में गर्म करके उसमें जो भी सब्जी पनीर का है या जो नॉन वेज का है उसको डाल के आप थाली में परोस। जैसे आदित्य जी, आप की प्लानिंग जो है अभी क्या है कि आप अन्य स्टेट्स में अभी अपने प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हैं, और किन किन स्टेट में अभी फिलहाल आपका मेन फोकस जो है? अभी हम लोग का जो अभी करंट है, हम लोग अभी कम से कम 10 से 12 स्टेट्स में अच्छे से वेल सेटल्ड हैं। मगर इंडिया में हम लोग का प्लान है कि हम हर एक स्टेट में हम अपनी उपस्थिति कर सके, और यही नहीं कि हम उपस्थित रहें, बल्कि हम एकदम डायरेक्ट कस्टमर जो कि मम्मियां हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो हम लोग का प्रोडक्ट खा सकते हैं, जैसे इंस्टेंट ग्रेवी हो गया, ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या फिर
जो मम्मी हैं जो वर्क करती हैं, जिनके पास समय नहीं है बनाने के लिए, तो वो 1 घंटा अपना कैसे बचा सकती है दिन में। बिल्कुल। तो ये उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा और है। जो जॉब के लिए और स्टूडेंट भी बाहर जाके रह रहे हैं तो उनके लिए भी वो इंस्टेंट ग्रेवी जो है वो तुरंत खाना बनने में मदद मिलती है। एंड स्नैक्स के तहत काजू भी हम लोग का बहुत अच्छा है। हम लोग के जो नमकीन काजू हैं वो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, फिलिंग भी रहते हैं और सेहतमंद भी। अच्छा, ये जो दौर है ये एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है और युवाओं के लिए जो सरकार भी है अपने बिजनेस के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है। तो अब जो युवा बिजनेस में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, जैसे पहले लोन फैसिलिटीज वगैरह भी बहुत कम थी, अब ये फायदा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप मार्केट से, बैंक से लोन लेकर के और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि जो एकदम नया बच्चा किसी बिजनेस को अभी शुरुआत करना चाह रहा है? लोन और ये सब बातें जो है सब अच्छी है, सब सही है, लेकिन ये बहुत छोटे रूप में मिल पाता है। इसमें कोई भी बच्चा, कोई भी नई जनरेशन के लोग बहुत आगे जल्दी से नहीं पहुंच सकते। ये बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तक ही ठीक है जी। और आगे आने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा अपना बिजनेस ही करे या वो सर्विस कर रहा है तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। जो सर्विस कर रहे हैं वो भी काफ़ी आगे, काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। मेन सोचने की बात है कि वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से और पूरी लगन से, पूरे दिमाग से जो भी काम कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है चाहे व्यापार कर रहा है, उसको करे तो वो बहुत ऊपर जाता है जी। लोग जो सर्विस कर रहे हैं वो खाली ये सोचे मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक हाजिरी लगाना है, वो कभी ऊपर नहीं जाता। और अदित जी, आप जो न्यू जनरेशन है जो सर्विस सेक्टर में जाना चाहता है उनके लिए तो एग्जाम्स हैं और सब कुछ है, आप कर सकते हैं। जो बिजनेस करना चाहता है, जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो एक नई जनरेशन है, उसको आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं और बिजनेस के प्रति अट्रैक्शन बहुत बढ़ा है। जैसे कि बचपन में अधिकतर माता पिता का जोर रहता था, खासतौर पे मिडिल क्लास फैमिली का, कि बच्चा नौकरी करने लगे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें। टाइम बदल रहा है, लोग छोटे से भी शुरुआत कर रहे हैं और खासतौर पे कोरोना के टाइम में उस वक्त जो है कई सारे बिजनेस बहुत बूम पर गए। तो जो आप क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे? कोई भी जो भी नई जनरेशन के लोग हैं जी, उनको तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको खुद का कुछ का करना है जी, तो जब तक आप धंधे में नहीं आते तब तक आपको रियलिटी का अंदाजा नहीं लगेगा। यानी शुरुआत में बाधा आएंगी, शुरुआत में असफलता भी मिलेगी, लेकिन उससे घबराना नहीं। एकदम आप स्टार्ट कीजिए। आप वैसे लोग अपने साथ जोड़िए जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है। जो भी आपको करना है उससे आप गाइडेंस लीजिए सही व्यक्तियों से जी, और उनको फॉलो करके फिर आप आगे बढ़िए, मगर स्टार्ट जरूर कीजिए, उससे मत घबराइए। और शुरुआत में तो असफलता, बाधाएं आती रहती हैं और शुरुआत में बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्टमेंट के बदले स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू करना ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप शुरू भी कर सकते हैं और स्टार्टिंग में रिसर्च तो कीजिए। आप रिसर्च करना तो फ्री, आज के जमाने में तो आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, डेटा एकदम सस्ता हो गया है, आप इंटरनेट कहीं से भी अपने फोन से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल उस पर रिसर्च तो आप करना चालू करिए, वो तो फ्री है। जब आपको लगे कि नहीं इसमें मैं आप पक्का आप धंधा बना सकता हूँ तो फिर आप आगे बढ़िए। इसके अलावा और कोई हॉबी आपकी कि खाली टाइम में कुछ खास करना पसंद हो? नहीं, वो तो बाहर घूमना और ये सब है, जैसे कुछ मॉर्निंग का एक्सरसाइज है, योगा और ये सब तो कंटिन्यू करते हैं। मेरा मेडिटेशन का भी एक एक्स्ट्रा हॉबी है, जो मैं हॉबी की तरह ही है। मेडिटेशन इज ए वेरी वास्ट लाइन, बट बहुत ज़रूरी भी है। मेडिटेशन मेरा बहुत हाई लेवल का सीखा हुआ है, वो भी है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो वास्तु है, मेरा बहुत हाई लेवल की वास्तु मैंने सीख रखी है, उसको डेली हमारा वो चलते रहता है। कोई भी नई चीज़ और नया साइंस देखते ही सीखने की इच्छा, सीखने की, और सीखते हैं और करते हैं, क्योंकि उतना हम लोग। अदित जी, आपको क्या शौक है, क्या हॉबी है आपकी? बिजनेस के अलावा, बिजनेस तो मेरा खुद का पैशन है जी, कि नए चीजें। इसके अलावा जब खाली टाइम हो तो क्या करके अच्छा लगता है? कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, गार्डनिंग, पेंटिंग, कुछ भी ऐसा? मॉर्निंग समय में मेरे को हेल्थ एंड फिटनेस का काफी ज्यादा शौक है, तो जिम वगैरह में जाता हूँ रेगुलर बेसिस में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं ज्यादातर रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा चाव रखता हूँ, या फिर कुछ नया टेक्नोलॉजी, खुद के प्रोग्राम लिखना,
ये सब, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इंस्पिरेशन कोई? जी, इंस्पिरेशन तो मेरे पिताजी ही हैं, क्योंकि शुरू से इन्होंने पूरा बिजनेस अपने संभाला, गाइड किया। जी बिल्कुल, तो इंस्पिरेशन तो यही है। और जो आप रियल लाइफ में देखें जी पास में कि कोई ऐसा कर सकता है, तो वो एक अलग ही अनुभव रहता है। तो और आप लोग जैसे इतना बड़ा बिजनेस है, सोशल वर्क आप करते हैं या फिर कोई इच्छा है कि किसी खास वर्ग के उत्थान के लिए कुछ करना है इन फ्यूचर? जी, मेल न्यूट्रिशन एक बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, भूखमरी। जी बिल्कुल, तो वो एक कुपोषण और भूखमरी इंडिया में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए एल्को फूड्स में हम लोग ने ये इनिशिएटिव लिया है कि अगर जब भी हम इसका कोई भी पैकेट हम बेचें, तो उसका कुछ पोर्शन हम इस प्रॉब्लम को खत्म करने में हम लगाएं, कुछ ना कुछ योगदान करें। तो वो सोशल एस्पेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग कंटिन्यू शायद बिजनेस लाइफ स्टार्टिंग से ही हम लोग कुछ ये काम करते हैं जो साइलेंटली करते हैं। जी, ये हमारा प्रचार का विषय नहीं है, लेकिन हम लोग गरीबों की मदद, जो एक्चुअली नीडी है, वो चाहे वो हमारी फैक्ट्री के वर्कर हो, चाहे गांव के वर्कर हो, उनको जहाँ जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे मेडिसिन की ज़रूरत है तो उनको मेडिसिन दिलवाते हैं। जैसे हमारे स्टील प्लांट, तो वहाँ आसपास में 13 गांव थे, 13 गांव के स्कूलों में हमने बेंच टेबल बनवा के दिए। वहाँ टीचर लोग को जो सामान की ज़रूरत थी, छोटी छोटी सामान, जो चौक और ये सब, डस्टर, ये सब भी नहीं थे फैसिलिटी, वो दिए। एक मैंने, मेरे को आज भी याद है, जो मैंने 8-10 साल पहले, सारा गांव में एक स्कूल है जहाँ पर 200-300 लड़कियाँ पढ़ती है, बच्ची, और 300-400 लड़के पढ़ते हैं। तो मेरे को उन्होंने बुलाया था, तो मेरे जाने से उन्होंने फिर जो लेडीज टीचर थी, उन्होंने अपनी समस्या बताई, यहाँ लेडीज टॉयलेट नहीं है। तो मेरे को बड़ा खराब लगा सुन के, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन किया। कई सारी बच्चियाँ सिर्फ टॉयलेट नहीं होने की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट भी कर देती हैं। मैंने उनसे पूछा तो अभी कैसे जाते हैं जी, तो उन्होंने जो बताया वो बड़ा शर्मनाक था। शर्मनाक ऐसा था कि वो बताते कि हम लोग रोज सुबह 4 बांस गाड़ देते हैं, उसको बोरे से कवर कर देते हैं, और बच्चियां लोग वहाँ टॉयलेट करते हैं, और फिर दूसरे दिन उठा के दूसरी जगह रख देते हैं, ऐसा करके। जी। और लड़कों के लिए एक दीवार पर ईंटा का साइड बना के उसमें लड़के यूज करते थे, जो यूरिन वगैरह सब डायरेक्ट ड्रेन में चला। जी। बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो कि ये क्या हो कि आज के टाइम में हम इतना आगे बढ़ गए हैं और उसका शौचालय की सुविधा है। तो फिर हमने तुरंत ही वहाँ पर 2 महीने के अंदर में लेडीज टॉयलेट वगैरह बनवा दिया, कंफर्टेबल वाटर वगैरह सारा अरेंजमेंट कर दिया। और सबसे खुशी की बात है कि आज भी वहाँ पर मेरा सुपरवाइजर जाता है, चेक करता है, और वहाँ के टीचर उसको मेंटेन रखे हुए, कोई तो टूट जाता है तो हम लोग उसको ठीक बनवा देते हैं। और स्कूलों में भी हमने बेंच और टेबल, जो 8वीं क्लास के बच्चे जमीन पर गवर्नमेंट के द्वारा दी गई चट के ऊपर में बैठ के जमीन पर लिख रहे हैं, मतलब देख कर शर्म आती है कि 21वीं सदी में इस तरह से बैठकर पढ़ना में ये हो रहा है। जी। फिर हमने सारे स्कूलों में, आसपास जितना हो 12-13 स्कूलों में, सारी क्लासों में 1-2 साल लगा मेरे को, लेकिन सारे में बेंच और टेबल बनाए, टीचर के लिए टेबल और कुर्सियाँ की व्यवस्था की। कुछ स्कूलों में हमने मोटर पंप वगैरह, जो बोरिंग थी वहाँ पंप लगवाए, कुछ में टंकी बनवाई, जो एक आवश्यकता थी, जो बुनियादी ज़रूरतें। कुछ स्कूलों में फिर बाद में हमारी वाइफ नूतन अग्रवाल को भी वो ऐसा लगा कि हम भी कुछ करें, तो उन्होंने सभी स्कूलों में सभी बच्चों के लिए स्कूल किताब रखने के लिए बैग बनवाई। बैग में उन्होंने एक खिलौना, एक कॉपी, एक चॉकलेट ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूट करवाए, जो कि अच्छी क्वालिटी का देने की वजह से वो 5-6 साल 7 साल तक बच्चों के पास चला। उस समय जो बच्चों की खुशी और जो चीज़ देखे वो कहीं मैच नहीं हो सकता। लेकिन ये एक बहुत आवश्यकता है, जो गांव में भी कोई काम होता है हम लोग उसको करते हैं। जैसे गरीब लड़कियों की शादी में हम लोग 3000, 4000, 5000 तक डोनेट सामान देते थे, और कोई, अब तो वो समस्या नहीं है, लेकिन 10-12 साल 15 साल पहले तक ये समस्या थी कि लोग जो गुजर जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं, उनके लिए लकड़ी और उसकी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। तो उसके लिए हमने वो व्यवस्था की, फैक्ट्री में कोई भी एक्सपायर कर जाता, अगर उसके परिवार वाले आते तो 24 आवर्स में कभी भी आए तो 1000 उस समय में लकड़ी की व्यवस्था हो जाती थी। 1000 रुपये वो गार्ड से लेकर चले जाए। तो वो ये सब छोटे छोटे काम करते रहते हैं, जिससे कि
मतलब ये होता है ये कि जो छोटे छोटे योगदान है वो समाज में बहुत बड़ा काम करते हैं, क्योंकि जो नीडी व्यक्ति है उसके लिए वो छोटी सी जो मदद है वो बहुत बड़ी मदद होती है। वो मदद होती है। उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वो ग्राउंड लेवल में वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हम जो देख पा रहे हैं वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन वाले वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जो काफी चैरिटी वाले अच्छे लोग भी हैं जो जिनमें भी वहाँ तक नहीं पहुँच नहीं पाते। तो हम उसको वहाँ जहाँ तक हम पहुँच पा रहे, जहाँ तक देख रहे, अगर हम ऐसा करते रहे, सभी कोई करते रहे, तो शायद ये समस्या जड़ से खत्म हो जाए। कई बच्चों का हमने स्कूल में सालाना फीस और किताब कॉपी की भी व्यवस्था की। सोशल सितारे में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं फिर हाजिर होंगी एक खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।